हेलो, नमस्कार। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सबका स्वागत है। तो आज हम हिंदी साहित्य में पढ़ेंगे रासो साहित्य के बारे में। ओके, पढ़ाने से पहले थोड़ा ऐप के बारे में जानकारी देना चाहूंगी। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप में टीजीटी, पीएचडी, जेवीटी, एलटी के सभी टेट व कमीशन के सभी कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग गूगल प्ले स्टोर से लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और दिए गए नंबर 8894592402 पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य में रासो साहित्य के बारे में आज हम लोग करेंगे। तो जो रासो साहित्य है ये आदिकाल में ही है। आदिकाल में जो है हम लोगों ने सिद्ध साहित्य पढ़ा है, नाथ साहित्य पढ़ा है, जैन साहित्य पढ़ा है। ओके, तो आदिकाल में ही हमारा रासो साहित्य भी आ जाता है। ठीक है, तो रासो साहित्य को पढ़ने से पहले सबसे पहले जो रासो शब्द है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो रासो शब्द है उसको लेकर विद्वानों के क्या क्या मत है। ठीक है, ओके, रासो शब्द पर विद्वानों के मत। रासो शब्द पर विद्वानों के मत। ओके, सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या मानते हैं कि जो रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो किस किस चीज से हुई है। सब विद्वानों ने इसमें अपने मत दिए हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल, तो रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति जो है रसायन से हुई है। रसायन। ओके, दूसरे नंबर पर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं कि जो रासो शब्द है, रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से हुई है। रासक से हुई है। ओके, तीसरे नंबर पर है गारसा द तासी। गारसा द तासी, तो गारसा द तासी का मानना है रासो शब्द की उत्पत्ति राजसू या राजसूय शब्द से हुई है। ओके, उसके बाद है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी, तो नंद दुलारे वाजपेयी का मानना है कि रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? रास से हुई है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए हर प्रसाद शास्त्री। हर प्रसाद शास्त्री, तो हर प्रसाद शास्त्री का मानना है कि जो रासो शब्द है, रासो शब्द की उत्पत्ति राजयस से हुई है। ओके, उसके बाद है कविवर श्यामल दास। तो कविवर श्यामल दास का मानना है कि जो रासो शब्द है उसकी उत्पत्ति रहस्य से हुई है। कविवर श्यामल दास, तो इनका क्या मानना है कि रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? रहस्य से हुई है। ठीक है, तो सभी विद्वानों ने जो रासो शब्द है उसकी उत्पत्ति को लेकर अपने अपने मत दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि रसायन से हुई है। ओके, हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि रासक से हुई है। गासा दत्त आशिक का मानना है कि जो रासो शब्द है, रासो शब्द की उत्पत्ति राजसु या राजसु से हुई है। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी ने राज से मानी हुई है और हर प्रसाद शास्त्री राज्य से मानते हैं। और कविवर श्यामल दास जो है रहस्य शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। ओके, इस पर मोस्ट का टिक कर लेना है क्योंकि यहां से भी एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, अब करते हैं हम इसके बाद जो रासो साहित्य में जो विशेषताएं हो जाएंगी। ओके, विशेषताएं। ओके, तो सबसे पहले जो विशेषता हो जाएगी कि जो रासो साहित्य है वो चारण कवियों द्वारा रचा गया। चारण कवियों द्वारा रचा गया। ओके, दूसरा हो जाएगा इसमें जो चारण कवि हैं उन्होंने इसमें जो आश्रय दाता है उनकी प्रशंसा का अधिक वर्णन किया है। ठीक है, चारण
कवियों द्वारा आश्रयदाता की प्रशंसा एवं ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है। ऐश्वर्य वर्णन है, ठीक है। तीसरी जो विशेषता हो जाएगी रासो साहित्य की, इसमें सामंती जीवन की झलक है। ओके, सामंती जीवन की झलक, सामंती जीवन की झलक, ठीक है। अब नेक्स्ट हो जाएगा इसमें ऐतिहासिकता तो है, ठीक है। ऐतिहासिकता के साथ साथ इसमें कल्पना का भी इन्होंने समावेश किया हुआ है। ओके, ऐतिहासिकता के साथ कल्पना का समावेश है। ओके ओके, तो ये होगी चारण, जो चारण कवियों द्वारा ये रचा गया, ठीक है। चारण कवियों ने आश्रयदाताओं की इसमें प्रशंसा की है, सामंती जीवन की इसमें झलक है, ऐतिहासिकता के साथ इसमें काल्पनिकता का भी समावेश हो जाएगा। ओके, पांचवी विशेषता हो जाएगी, इसको मिटा देती हूँ, नेक्स्ट लिखते हैं। पांचवी जो विशेषता हो जाएगी, इसमें जो रस वर्णन है वो किस तरह है, ठीक है। रस वर्णन, तो जो रस, अब देखिए जो रासो साहित्य है उसमें वीर जो रस है वो अधिक प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब जो रासो साहित्य है, हम इसमें देखिए जो वीर रस है वो कहां पर प्रयोग हुआ है और श्रृंगार रस का प्रयोग कहां पर हुआ है, ठीक है। तो जब युद्ध का वर्णन हुआ वहां पर वीर रस है, ठीक है। युद्ध वर्णन वीर रस में है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर हो जाएगा कि जो प्रेम वर्णन है, प्रेम वर्णन है वो किस रस में हो जाएगा, श्रृंगार रस में हो जाएगा, क्योंकि जो श्रृंगार रस है उसी में संयोग आता है, वियोग प्रेम का वर्णन आता है। ओके, तो जो प्रेम वर्णन है वो किस में हो जाएगा, श्रृंगार रस में हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया रस वर्णन। नेक्स्ट इसमें जो शैलियां हैं रासो साहित्य में, कौन कौन सी शैलियां अपनाई गई है, शैलियां, तो रासो साहित्य में दो शैलियां अपनाई गई थी, डिंगल शैली व पिंगल शैली, ठीक है। डिंगल शैली और दूसरी हो जाएगी पिंगल शैली। ओके, अब ये जो डिंगल शैली है इसमें क्या चीज होती है, डिंगल शैली में अपभ्रंश व राजस्थानी का मिश्रण है। अपभ्रंश व राजस्थानी का मिश्रण हो जाएगा। ओके, और जो पिंगल शैली है इसमें अपभ्रंश व ब्रज भाषा का मिश्रण है, ठीक है। अपभ्रंश व ब्रज भाषा का मिश्रण है, ठीक है। अब ये जो डिंगल शैली होती है इसको कठोर या कर्कश शैली भी कहा गया है, ठीक है। यहीं पे ऐड कर दो, कठोर व कर्कश शैली हो जाएगी ये, ठीक है। और जो पिंगल शैली है ये कोमल व कांत पदावली वाली शैली हो जाएगी, ठीक है। कोमल व कांत पदावली है, ठीक है, जो पिंगल शैली है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट हम करते हैं इसमें इसकी विशेषता है, जो सातवीं विशेषता हो जाएगी कि जो रासो साहित्य में अधिकतर जो ग्रंथ है वो असंदिग्ध है, ठीक है। मतलब उनकी जो प्रामाणिकता है उसको लेकर विद्वानों में बहुत से मतभेद हैं। तो सातवीं विशेषता हो जाएगी रासो ग्रंथ जो है अधिकतर संदिग्ध है। रासो साहित्य में अधिकांश ग्रंथ असंदिग्ध है। ओके, तो एक तो रस वर्णन में क्या किया हमने, युद्ध वर्णन जो है वो वीर रस में है, प्रेम वर्णन श्रृंगार रस में हो जाएगा। शैली है इसमें डिंगल शैली है वो पिंगल शैली है,
डिंगल में अपभ्रंश और राजस्थानी है, पिंगल में जो है अपभ्रंश और ब्रज का योग है, ठीक है। और रासो साहित्य में अधिकांश जो ग्रंथ है वो असंदिग्ध है। अब रासो साहित्य में नेक्स्ट विशेषता लिख लो, इसमें रासो साहित्य में जनजीवन की उपेक्षा की गई है। ओके, रासो साहित्य में जनजीवन की उपेक्षा की गई है, ठीक है। और इसमें नारी का भोग वर्णन अधिक हुआ है, नारी का भोग वर्णन अधिक हुआ है। ओके, और जो राष्ट्रीयता है वो न के बराबर ही थी इसमें, मतलब संकुचित राष्ट्रीयता इसको आप लोग बोल सकते हैं, संकुचित राष्ट्रीयता है इसमें, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गई रासो साहित्य की विशेषताएं। इस साहित्य में जो है जनजीवन की उपेक्षा की गई है, नारी का भोग वर्णन अधिक है, जो राष्ट्रीयता है वो बिल्कुल ही संकुचित है, ठीक है, क्योंकि इसमें आश्रय दांतों की जहां पर अधिक प्रशंसा हो रही है वहां तो राष्ट्रीयता कम ही है, ठीक है। ओके, अब हम इसके बाद करेंगे रासो साहित्य में जो प्रमुख ग्रंथ है उनके बारे में। ओके, तो रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं, ओके, तो सबसे पहले पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। तो जो पृथ्वीराज रासो रचना है वो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई ने रचा है इसको, चंद्रवरदाई, ठीक है। दूसरे नंबर पर बिसल देव रासो, बिसल देव रासो, तो ये हो जाएगी किसकी? नरपति नाहले की, नरपति नाहले की, ठीक है। तीसरे नंबर पर है परमपाल रासो, परम पाल रासो, तो जो परमपाल रासो है वो किसकी हो जाएगी? जगनिक की, ठीक है। चौथे नंबर पर है हमीर रासो, हमीर रासो, तो हमीर रासो किसकी है? सांगधर की, ओके। पांचवें नंबर पर है खुमान रासो, खुमान रासो, तो किसकी है ये? दलपति विजय, ओके। नेक्स्ट है विजय पाल रासो, नलसिंह भाट की, विजय पाल रासो नलसिंह भाट की हो जाएगी ये, नलसिंह भाट, ओके। देखिए पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? चंद्रवरदाई है। बिसलदेव रासो नरपति नाहले की है, परमपाल रासो जगनी की हो जाएगी, और हमीर रासो सांगधर की है, खुमान रासो दलपति विजय की, और विजय पाल रासो नरसिंह भाट की हो जाएगी, ओके। अब इनको हम डिटेल में करेंगे सभी को। तो सबसे पहले करेंगे हम पृथ्वीराज रासो के बारे में। पृथ्वीराज रासो,
ओके, तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई है, चंद्रवरदाई। ओके, और 12वीं सदी में इसकी रचना हुई थी। और जो चंद्रवरदाई का जन्म है, चंद्रवरदाई का जन्म 1168 ईस्वी में भट्ट जाति के जग्गा गोत्र में हुआ था। भट्ट जाति और गोत्र क्या था इनका? जग्गा। ओके ओके, तो पृथ्वीराज रासो में जो नायक है, पृथ्वीराज चौहान हो जाएंगे नायक। पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर के शासक थे, अजमेर राजस्थान। ओके, ओके, और ये जो नायक था ये धीरोदात श्रेणी का नायक था। ठीक है, धीरोधात नायक। ओके, दूसरे नंबर पर है नायिका। नायिका, नायिका जो कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी, जिसका नाम संयोगिता था। संयोगिता। ओके, कन्नौज के राजा जयचंद की ये पुत्री थी। जयचंद की पुत्री। ओके, तो जो नायिका की श्रेणी हो जाएगी वो हो जाएगी मुग्धा नायिका थी ये। मुग्धा नायिका। ओके, अब पृथ्वीराज रासो में जैसे कि अध्याय बोलते हैं, हम सर्ग होते हैं। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो में जो समय है, जिसको आप लोग सर्ग भी समझ सकते हैं, वो कितने हैं? समय हो जाएंगे 69। ठीक है, और इसमें जो छंद है, छंद कितने हैं? 68 हो जाएंगे। ठीक है, और सर्वाधिक जो छंद का प्रयोग किया गया है वो छंद प्रयोग हुआ है छपे छंद। ठीक है, सर्वाधिक प्रयुक्त छंद। तो कौन सा छंद है जो सबसे अधिक प्रयोग किया गया है इसमें? छपे छंद। छपे छंद। ठीक है, अब देखिए जो छपे छंद है, चंद्रवरदाई ने छपे छंद का बहुत ज्यादा प्रयोग इसमें किया हुआ है। अन्य भी छंद इसमें जैसे त्रोटक छंद हो गया, ठीक है, और भी छंद इसमें प्रयोग हुए हैं। पर जो छपे छंद है ये सर्वाधिक, मतलब सबसे अधिक जो है छपे छंद का ही प्रयोग हुआ है। ठीक है, छंद इसमें जो है 68 छंद छंद है जिनका प्रयोग किया गया है। सबसे अधिक छपे छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। अब छपे छंद का अधिक प्रयोग किया गया है, इसीलिए जो चंद्रवरदाई है उनको छपे का बादशाह भी कहा गया है। ओके, छपयों का बादशाह कहा गया है किसे? चंद्रवरदाई। छपयों का बादशाह कौन है? चंद्रवरदाई। ओके, ओके, देखिए इसमें क्या क्या चीजें हमने देखी कि पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने की है। 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है ये। 1168 ईस्वी में चंद्रवरदाई का जन्म हुआ था भट्ट जाति के गोत्र जग्गा में। ठीक है, तो नायक जो है पृथ्वीराज चौहान है, धीरोधात नायक है ये। नायिका संयोगिता हो जाएगी, जयचंद की पुत्री है। और जो श्रेणी है वो मुग्धा नायिका। ठीक है, जो नायिका की श्रेणी है वो क्या है? मुग्धा नायिका है ये। समय इसमें 69 है, छंद इसमें 68 है, और सर्वाधिक जो प्रयुक्त छंद है वो छपे छंद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो चंद्रवरदाई है उनको छपयों का बादशाह भी कहा गया है। ओके, अब पृथ्वी सॉरी, पृथ्वीराज रासो में जो सबसे बड़ा समय है, जिसको सर्ग भी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा सर्ग है कनवज वध। कनवज वध। ठीक है, कनवज वध हो जाएगा। ओके,
अब देखिए किसमें पूछा जाता है कि रेवा तट का वर्णन किस में है, रेवा तट। तो रेवा तट से संबंधित जो सर्ग है वो 27वां है, ठीक है। ओके, एक इसमें पृथ्वीराज रासो में एक और सर्ग है कयामस वध, कयामस वध। तो ये भी पृथ्वीराज रासो से संबंधित सर्ग है। अब 69 आप लोगों को याद करवाना इतना इजी नहीं है, बट इसमें जो जरूरी है सिर्फ वही पूछ रहा आप लोगों के लिए, वही पढ़ना जरूरी है क्योंकि सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। जो मेन चीज है वही आप लोगों को पढ़नी है कि सबसे बड़ा सर्ग कौन है, कर्मज वध है, रेवा तक 27वां जो सर्ग है उसमें है, और क्यामस वध भी पृथ्वीराज रासो से ही संबंधित है। ओके, अब ये जो कयामत थे ये पृथ्वीराज के मंत्री थे, काम अंधे हो जाने के कारण पृथ्वीराज चौहान ने इनको मार दिया था। ओके, अब इसमें जो श्लोक है वो कितने हैं, चलो 16,306 इसमें श्लोक है। ओके, और इसमें जो अलंकार है, अलंकार इसमें जो वर्णन है अनुप्रास एवं यमक अलंकार, अनुप्रास और यमक अलंकार का इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। अब जो भाषा है पृथ्वीराज रासो की, ये राजस्थानी व ब्रज भाषा का मिश्रण है, ठीक है। राजस्थानी व ब्रज भाषा का मिश्रण है, ठीक है। और इसमें मतलब इसमें डिंगल पिंगल शैली प्रयोग की गई है ना, पर जो पिंगल शैली है वो अधिक प्रयोग की गई है इसमें, ठीक है। पिंगल शैली जो है पृथ्वीराज रासो में अधिक प्रयोग की गई है। ओके, अब जो पृथ्वीराज रासो है सर्वप्रथम इसका जो प्रकाशन किया वो कर्नल डोर द्वारा किया गया, सर्वप्रथम प्रकाशन। ओके, तो किसने किया था, कर्नल टोड द्वारा इसका सबसे पहले जो है प्रकाशन किया गया था। ओके, 1839 में। किस नाम से किया गया था, संगोपमा नेम के नाम से, ठीक है। संगोपमा नेम नाम से इन्होंने इसका प्रकाशन करवाया था, ठीक है। तो श्लोक कितने हैं, 16,306 श्लोक है। इसमें अलंकार कौन सा है, अनुप्रास व यमक अलंकार हो जाएगा, और भाषा क्या है इसकी, राजस्थानी एवं ब्रज भाषा का मिश्रण है, और शैली कौन सी है, पिंगल शैली हो जाएगी, ठीक है। सर्वप्रथम प्रकाशन किसने किया इस रचना का, कर्नल डोर द्वारा इसका सबसे पहले प्रकाशन हुआ था, और इसका नाम क्या है, संगोपमा नेम के नाम से भी इसका जो इन्होंने प्रकाशन किया था, ठीक है। ओके, अब पृथ्वीराज रासो को लेकर विद्वानों के मत है, कुछ विद्वानों ने तथ्य कहे हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में। ओके, तो सबसे पहले विद्वानों के तथ्य क्या क्या हो जाएंगे, विद्वानों के तथ्य। तो सबसे पहले जो तथ्य है वो रामचंद्र शुक्ल का है, रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, इसीलिए चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम कवि हुए। ओके, इसलिए चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम कवि है। ओके, एग्जाम में पूछी गई थी, मोस्ट का इसमें टिक कर लो कि यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, इसलिए चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम कवि है। तो ये पंक्ति किसने कही, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। ओके, ओके, तो मिश्र बंधु क्या कहते हैं,
मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधु कहते हैं कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई है। हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई है। ओके ओके, नेक्स्ट है बच्चन सिंह क्या कहते हैं। बच्चन सिंह, बच्चन सिंह का मानना है यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। ओके, यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ओके, तो ये बच्चन सिंह ने कहा है इसके बारे में, पृथ्वीराज रासो के बारे में। ठीक है, तो शुक्ल जी क्या कहते हैं कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, इसीलिए चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम कवि है। और मिश्र बंधु क्या मानते हैं कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई है। और बच्चन सिंह क्या मानते हैं कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी हो जाएगा। ओके ओके, तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप में टीएसटी जीटी एलटी टेट एलटी कमीशन पीएचडी हिंदी टेट व कमीशन के सभी कोर्स अवेलेबल हैं। आप लोग गूगल प्ले स्टोर से लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको सारे कोर्स की डिटेल मिल जाएगी। ओके ओके, चलिए इसके बाद हम करेंगे अभी जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, ये इसकी संदिग्धता व प्रामाणिकता को लेकर बहुत ही मतभेद है। ठीक है, अब कुछ विद्वानों ने इसको प्रमाणिक माना, कुछ विद्वानों ने अर्ध प्रमाणिक कहा, कुछ ने इसको अप्रमाणिक कहा। ओके ओके, तो अब करेंगे हम प्रामाणिकता को लेकर क्या क्या विभाजन किया गया है। प्रामाणिकता विभाजन। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रामाणिक किस किसने माना है। प्रामाणिक किस किसने माना है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले आ जाइए मिश्र बंधु। मिश्र बंधु, तो मिश्र बंधु मानते हैं कि ये प्रामाणिक है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है कर्नल डोड। कर्नल डोड भी इसको प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। ओके, चौथे नंबर पर हो जाएगा मोहनलाल विष्णुलाल पांडे। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ओके, तो ये है जो इसको प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इसमें कि अर्ध प्रमाणिक किस किसने माना। अर्ध प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले जो हो जाएंगे, सबसे पहले नाम आ जाएगा इसमें मुनि जिनविजय। मुनि जिनविजय। ओके, दूसरे नंबर पर है सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी। ठीक है, तीसरे नंबर पर नाम हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, और चौथे नंबर पर नाम है इसमें दशरथ ओझा का। दशरथ ओझा। ठीक है, तो इन्होंने इसको अर्ध प्रमाणिक माना हुआ है। ठीक है, अब तीसरा जो है इसमें
अप्रामाणिक किस किसने माना है? अप्रामाणिक, अप्रामाणिक किस किसने माना हुआ है? तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें नाम डॉक्टर बुलर का। डॉक्टर बुलर का। दूसरे नंबर पर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ओके। तीसरे नंबर पर इनमें नाम आ जाएगा कविवर श्यामल दास का। कविवर श्यामल दास। ओके। और चौथे नंबर पर जो है देवी प्रसाद है। देवी प्रसाद। ओके। और नेक्स्ट हो जाएगा इसमें गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ओके। ओके। तो देखिए जो पृथ्वीराज रासो है उसकी प्रामाणिकता को लेकर भी कईयों ने प्रामाणिक माना, कईयों ने अर्ध प्रमाणिक कहा, कईयों ने अप्रामाणिक कहा। ठीक है। तो प्रामाणिक किस किसने माना हुआ है? मिश्र बंधु हो गए, कर्नल डोड है, श्याम सुंदर दास है, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे। ओके। और अर्ध प्रमाणिक देखो किस किसने माना है? मुनि जीन विजय है। ओके। सुनीति कुमार चटर्जी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है और दशरथ ओझा हो जाएंगे। और अप्रमाणित किसने माना है? डॉक्टर बुलर ने, रामचंद्र शुक्ल ने, कविवर श्यामल दास ने, देवी प्रसाद ने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। ठीक है। अब देखो इसको याद करने के लिए थोड़ा सा आप लोगों ने क्या करना है, इन्हीं के नामों में आप लोगों ने क्या करना है, इन्हीं के नामों के आधार पर कोई भी ट्रिक बना लो आप लोग। जैसे कि देखिए यहाँ पर राम आ रहा है, भगवान का नाम है। ठीक है। श्याम भी भगवान का नाम है। देवी है वो भी पूजनीय है, भगवान की इसी में आता है। गौरी शंकर ये भी इसी में आ गया प्रमाणिक में। देखिए जो याद करने का तरीका होता है थोड़ा सा आप लोग सोचेंगे कि इनके जो नाम है वही याद हो जाएंगे, उस तरह से एग्जाम के टाइम भूल जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जो नाम है उनको अपने हिसाब से माइंड में ट्रिक बिठा लो आप लोग, जो आप लोगों को सुटेबल लगता है। ठीक है। जैसे कि अप्रमाणिक किस किसने माना है? राम ने माना है, श्याम ने माना है, देवी ने माना है, गौरी शंकर ने माना है, बुलर ने माना हुआ है। ठीक है। तो इस तरह अप्रमाणिक याद हो जाएंगे आप लोगों को, एक दो बार प्रैक्टिस करो फिर सदा के लिए उसी तरह से याद हो जाएंगे। ठीक है। अब अर्ध प्रमाणिक में देखिए मुनि जीन विजय है, सुनीति है, हजारी है, दशरथ ओझा है। ओके। और मिश्र प्रमाणिक में तो सारे नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। मिश्र बंधु, कर्नल डोड है, श्याम सुंदर दास है, मोहनलाल विष्णुलाल पंडे है। ठीक है। अब देखिए जो अप्रमाणिक माना तो सबसे पहले डॉक्टर बुलर ने अप्रमाणिक माना हुआ है। ठीक है। सबसे पहले पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि सबसे पहले अप्रमाणिक किसने माना है? तो डॉक्टर बुलर ने माना हुआ है। ठीक है। ओके। अब जो इन्होंने अप्रमाणिक माना है इसका क्या आधार दिया है कि 1875 में एक ग्रंथ आया था पृथ्वीराज विजय। ठीक है। 1875 में एक ग्रंथ आया था पृथ्वीराज विजय। ओके। उसके रचयिता कौन थे? जयनक का था ये। ठीक है। जयनक, जनक कृत था ये। और किस भाषा में था ये? संस्कृत हो जाएगा। ठीक है। 1875 में पृथ्वीराज विजय ने जनक नामक जो ग्रंथ था, ठीक है, उसके आधार पर डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है। ठीक है। यहाँ पर पृथ्वीराज विजय है, पृथ्वीराज रासो नहीं है। पृथ्वीराज रासो अलग ग्रंथ है, पृथ्वीराज विजय अलग ग्रंथ है। ठीक है। तो जो पृथ्वीराज विजय है वो जैनक का ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में है। इसी ग्रंथ को आधार मानकर डॉक्टर बुलर ने सबसे पहले जो है पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना हुआ है। ओके। ओके। तो ये तो हो गया जो रासो साहित्य है उसकी प्रामाणिकता व अप्रमाणिकता को लेकर। तो यहाँ पर हमारा रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो ही हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम अन्य जो रचनाकार है उनको करेंगे। ओके। तो क्लास समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर से जानकारी देना चाहूंगी कि लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप में जेबीटी, एलटी, कमीशन, टैट, पीएचडी हिंदी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, टैट व कमीशन के सभी कोर्स अवेलेबल है। तो गूगल प्ले स्टोर से लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप को डाउनलोड कर लें। वहां पर सारे कोर्स की जानकारी मिल जाएगी, फीस वगैरह का स्ट्रक्चर वहां पर आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर 8894592402 पर आप लोग कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।